गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो सेवन्थ साइंस का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। उसके आगे का भाग पढ़ेंगे हम। आपने पहले ही पढ़ा है कि जो पादपों के अंदर वो भोजन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पादप होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके आगे हमने देखा था जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ साथ क्या होती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, निर्मुक्त होती है ना, ऑक्सीजन भी मिलती है। ये चीजें हमने देखी थी। लेकिन अब आपको आपको आगे ये देखना है कि क्या पादप केवल कार्बोहाइड्रेट का ही संश्लेषण करते हैं या जो कोई नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं उनका भी संश्लेषण कर पाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, पादप होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, जो नाइट्रोजनी यौगिकों का नाइट्रोजनी यौगिक पादप होते हैं जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। क्यों? इनके लिए क्या होता है, जो पादप होते हैं जो दूसरे जीवाणुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि आप सबको पता है जो नाइट्रोजन होती है वो अपने वायुमंडल में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। वैसे जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु है जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर। तो ये नॉन स्टॉक एनामिना, ये जैसे मतलब राइजोबियम आते हैं, ये क्या कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो होते हैं फलीदार जो पादप होते हैं जैसे चना है, मटर है, इनके जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, वायु के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है उस नाइट्रोजन का क्या करते हैं, वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। और इन जीवाणु द्वारा जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है उसी नाइट्रोजन का क्या करते हैं, पादप मिट्टी के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पादप केवल कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं करते हैं, नाइट्रोजन का भी संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा और भी जो अन्य अवयव होते हैं जैसे प्रोटीन है, वसा है आदि का भी संश्लेषण होता है, वो इनका मिट्टी के द्वारा ही होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक रह गया था। इसके आगे अपनी हेडिंग है पादपों के अंदर पोषण की प्रक्रिया। पादपों के अंदर पोषण की प्रक्रिया का मतलब होता है, पादप होते हैं उनको पोषण की प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है। अपन देखेंगे इसके अंदर पादप के अंदर पोषण की कौन कौन सी विधियां होती है। पादपों में पोषण की विधियां, यानी पादप ऐसे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ ऐसे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इस आधार पर इनको अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है। हम पादपों के अंदर पोषण की विधियों को दो भागों के अंदर बांटते हैं। जैसे सबसे पहले आता है स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वपोषण का मतलब होता है ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करना। तो ऐसे जो पादप होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उन्हें अपन क्या कहा जाता है, उनके पोषण की ये प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। और ऐसे पादप होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। एक दूसरी विधि होती है विषम पोषण। विषम पोषण का मतलब होता है हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स का क्या मतलब है, ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह नहीं पाया जाता है और ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, पोषण की इस विधि को विषम पोषण बोला जाता है। और ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, विषम पोषी कहेंगे। इसका उदाहरण है जैसे अमरबेल, आपने नाम सुना होगा, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अमरबेल जैसी जो पादप होता है वो क्या करता है, भोजन के लिए दूसरे पादप के ऊपर निर्भर रहता है। यानी ये जो दूसरा पादप होता है उसके ऊपर क्या करता है, लिपटा हुआ रहता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यानी जो जिस पादप पर ये लिपटा हुआ रहता है उसे तो क्या बोला जाता है,
परपोषी। और इस स्वयं को क्या बोला जाता है? परजीवी। अमरबेल कैसा पादप हो गया? परजीवी पादप हो गया। ये ध्यान रखना आपको। ये विषम पोषण के अंदर ही आएगा कि जो कुछ ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरे पादप के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषण कहा जाता है। और जिनके अंदर ये प्रक्रिया पाई जाती है पादपों के अंदर, उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल है जो कि क्या करती है? दूसरे पादप के ऊपर निर्भर रहती है। ये जिस पादप के ऊपर निर्भर रहती है उस पादप को तो क्या बोला जाता है? परपोषी बोला जाता है। और इस खुद को क्या बोला जाता है? परजीवी। परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना या दूसरे पादपों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहना। उनको क्या बोला जाएगा? परजीवी बोला जाएगा। ठीक है। इसके आगे आपने देखा होगा दूसरे होते हैं कीटभक्षी पादप। अब अलग अलग आएंगे। ये तो हो गए परजीवी पादप, विषम पोषण के अंदर ही पढ़ेंगे अपन। अब स्वपोषण तो हमने पहले पढ़ लिया है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। अब विषम पोषण के अंदर अलग अलग और आएंगे। जैसे परजीवी आया, उसी प्रकार क्या आएगा? कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप नाम सुना होगा आपने। कीटभक्षी पादप का क्या मतलब होता है? ऐसे पादप जो कि क्या करते हैं? छोटे छोटे कीटों को क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पादप। जैसे गठपर्णी पादप आपने सुना होगा। गठपर्णी पादप आपने नाम सुना होगा। इसकी संरचना क्या होती है? इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ऐसे ये क्या करता है? जैसे इसके पास कोई कीट आता है इसके अंदर, तो ये क्या करता है? उसको अपने शरीर के अंदर ले लेता है। क्योंकि इसकी जो गठपर्णी के अंदर जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? इसके भोजन के अंदर मुख्य भूमिका निभाती है। यानी इसके आगे वाला पादप के आगे वाला जो सिरा होता है वो पत्तीनुमा होता है। जैसे ही कोई कीट इसके ऊपर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और चिपक कर जो ये पत्ती क्या करती है? अंदर की ओर चली जाती है। धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगी। अंदर की ओर जाकर ये क्या करती है? इस कीटों को क्या करती है? अंदर डाल देती है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं पादप के अंदर। और ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? कीटों को खाकर उनका पाचन कर देते हैं और अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये आप नाम ध्यान रखना, कीटभक्षी पादप किन्हें कहेंगे? ऐसे पादप जो कि क्या करते हैं? छोटे छोटे कीटों का सेवन करते हैं भोजन के लिए, उन्हें कीटभक्षी पादप कहा जाता है। इसका उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा इसका? गठपर्णी पादप। इसके अलावा इसकी संरचना कैसी होती है गठपर्णी पादप की? इसकी संरचना होती है एक गठनुमा जैसी होती है। और उसके आगे के भाग पर क्या होती है? पत्ती समान संरचना के अंदर रूपांतरित रहती है। जो कि क्या करती है? इसके एक ढक्कन की तरह, किसी भी घड़े का जैसे ढक्कन होता है उस प्रकार ये कार्य करती है। और घड़े के अंदर क्या पाए जाते हैं? असंख्य रोम पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या स्थित होते हैं? असंख्य रोम स्थित होते हैं, जो कि क्या करते हैं? नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं। ऐसे नीचे की ओर झुके हुए रहेंगे। यानी जब भी कोई कीट क्या होता है? घड़े में प्रवेश करता है तो वो कहाँ फंस जाता है? इन रोमों के अंदर फंस जाएगा। और घड़े में उपस्थित जो पाचक एंजाइम होंगे उसके द्वारा उन कीटों का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो पादप होंगे जो कीटों का भक्षण करेंगे या कीटों को खाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कीटभक्षी पादप कहेंगे। ये ध्यान रखोगे। ये विषम पोषी प्रणाली के अंदर अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा परजीवी, दूसरा है कीटभक्षी पादप, इसके आगे आएगा मर्तजीवी। तो अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके आगे के जो अपने मर्तजीवी पादप है वो अपन आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक वापस पढ़ना है और इसका जो भी होमवर्क होगा वो आपका जब टर्न आएगा उसके अंदर मिल जाएगा। ये आगे मर्तजीवी पादप है वो अपन आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।